नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेलो नव भारत। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं अमित सिंह और अगले 1 घंटे तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। देश दुनिया के तमाम अपडेट आपको देंगे, लेकिन अभी वक्त है राज्यों की बड़ी खबरें देखने का। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक बैठक की है। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली इस बैठक में अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने यह बैठक ऐसे वक्त में की है जब भारत के राजनयिक ने 1 दिन पहले ही तालिबान से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक ये मीटिंग 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली है। फिलहाल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां रोज नए हालात और परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। बैठक में इस मुद्दे को लेकर भी बातचीत की गई। पीएम मोदी की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि यह बैठक इसलिए भी बेहद अहम थी क्योंकि तालिबान को लेकर भारत अपना रुख साफ कर सकता है। इससे पहले पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कुछ आला अधिकारियों का उच्च स्तरीय समूह गठित किया था। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने इस कमेटी को पहले अफगानिस्तान में भारत की तात्कालिक प्राथमिकता तय कर सारी बातों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने और अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से वापस जाने के बाद अब तालिबान जल्द से जल्द नई सरकार के गठन की घोषणा कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक आज तालिबान नई सरकार के गठन को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकता है। इधर तालिबान ने कहा है कि उसकी नई सरकार में महिलाएं भी शामिल होंगी और इसे लेकर 3 दिन में घोषणाएं संभव हैं। नई सरकार को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पिछले 20 साल से जो चेहरे किसी न किसी तरह से सरकार में रहे हैं, वो नई सरकार में शामिल नहीं रहेंगे। हालांकि नई सरकार में कौन कौन शामिल होगा, इसे लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वैसे कहा जा रहा है कि तालिबान सरकार के सामने चुनौतियां काफी होंगी। दूसरी तरफ तालिबान ने कई बार कहा है कि वो देश की हर जनजाति और बड़े कबीलों को सरकार में जगह देना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके लिए तैयारियां भी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबानी व्यवस्था में एक प्रधानमंत्री और कैबिनेट भी होगी जो सरकार के कामकाज को देखेंगे। अनुमान है कि ईरान की तर्ज पर एक सुप्रीम लीडर भी हो सकता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर सीबीआई जांच कराने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को अब ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर ममता सरकार की ओर से कहा गया है कि उसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है क्योंकि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि सीबीआई सिर्फ टीएमसी के पदाधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में व्यस्त है। कोलकाता हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को इसे लेकर आदेश दिया था और कहा था कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में हिंसा को लेकर जो बताया गया है उससे संबंधित सभी मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य को मामलों के सभी रिकॉर्ड सीबीआई को दे देने चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका को दाखिल कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य की सभी एजेंसियों को जांच के लिए सीबीआई और एसआईटी को सहयोग करने के भी निर्देश दिए थे। साथ ही ममता सरकार राज्य में डीजीपी की नियुक्ति के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। देश में गायों को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है। इस बार गायों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी के बाद चर्चाएं तेज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गाय काटने के आरोपी जावेद नाम के शख्स की जमानत याचिका को रद्द करते हुए केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार बना दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए और ये हर देशवासी का फर्ज है कि वह गाय का सम्मान करे और उनकी सुरक्षा भी करे। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं ने गायों के महत्व को समझा है। मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल के दौरान गाय को भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था। अब सवाल है कि क्या केंद्र हाईकोर्ट के सुझाव पर गंभीरता से विचार करती है। कोरोना के तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में फ्लू के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में फ्लू को लेकर हालात काफी तेजी से बदल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में डेंगू के कई मरीज मिले हैं। दूसरी तरफ योगी सरकार भी इसे लेकर बिल्कुल सख्ती के मूड में है।
फिरोजाबाद में डेंगू की वजह से बच्चों की मौत के बाद सीएमओ का ट्रांसफर कर दिया गया है, तो आईसीएमआर की टीम फिरोजाबाद का दौरा करेगी। जिले में कोरोना की टेस्टिंग तेज कर दी गई है। इसके साथ साथ जिले के लोगों को साफ सफाई करने और स्वच्छता बनाए रखने को कहा गया है। अभी तक फिरोजाबाद में फ्लू की वजह से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें बच्चों की संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। इधर खुद सीएम योगी फिरोजाबाद का दौरा कर चुके हैं और जिला प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतने को लेकर कहा गया है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि जिले के सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए ताकि मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा के बाद से हजारों की संख्या में लोग परेशान हैं। काफी संख्या में लोगों ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, तो अभी भी कुछ लोग वहां फंसे हुए हैं। इसी तरह कानपुर की रहने वाली हिना भी अभी अफगानिस्तान में फंसी हुई हैं। हिना ने खुद ही अपने परिवार को अफगानिस्तान में फंसे होने की जानकारी दी है, जिसके बाद परिवार वालों ने बेटी को अफगानिस्तान से भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है। हिना के परिवार वालों ने काबुल में भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम को भी अपनी बेटी के फंसे होने की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि हिना काबुल से 80 किलोमीटर दूर जुर्मुट में फंसी हुई है। परिवार के मुताबिक हिना मुंबई में नौकरी करती थी, वहीं एक अफगानी युवक से विवाह करके अफगानिस्तान चली गई। लेकिन अफगानिस्तान जाते ही हिना और उसके पति अलग रहने लगे। फिलहाल जो हालात हैं, उसके बाद हिना ने अपने परिवार वालों को खुद के फंसे होने की जानकारी दी है। परिवार वालों का कहना है कि हिना का पति अब पैसों की मांग कर रहा है और पैसे नहीं देने पर वापस भारत नहीं जाने देने की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस और अफगानिस्तान में रेस्क्यू में जुटी टीम को इसकी जानकारी दे दी गई है। पिछले कई हफ्तों से जारी पंजाब कांग्रेस का विवाद अभी कम नहीं हुआ है। इसी बीच आज दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है, जिसके बाद सिद्धू फिर से दिल्ली आ गए हैं, जहां उनकी मुलाकात राहुल और प्रियंका से होनी तय है। इससे पहले हरीश रावत ने सिद्धू और सीएम अमरिंदर सिंह के बीच सुलह की कोशिश की थी, लेकिन दोनों के बीच जारी विवाद का अंत नहीं हो सका। दूसरी तरफ हरीश रावत ने सीएम अमरिंदर सिंह से फिर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान विवाद को खत्म करने को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत ने सिद्धू को भी सीएम अमरिंदर की मीटिंग में चलने को कहा था, लेकिन सिद्धू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और दिल्ली चले आए। इससे पहले सिद्धू ने हरीश रावत से कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को आला कमान की ओर से जो 18 सूत्रीय कार्यक्रम दिया गया था, उनमें से किसी भी पॉइंट पर ढंग से काम नहीं हुआ है। फिलहाल हालात को देखकर पंजाब कांग्रेस का विवाद थमता हुआ नहीं दिख रहा है। जयपुर में सड़क विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो जयपुर के विश्वकर्मा थाने इलाके के जोड़ला पावर हाउस का है, जहां दो पक्षों में खूब मारपीट हुई। वीडियो में दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग एक दूसरे को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। मारपीट का ये वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस के मुताबिक सड़क के विवाद को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते ये विवाद मारपीट में बदल गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यह विवाद पुलिस तक पहुंचा और फिर इसे लेकर कार्रवाई शुरू हुई। इधर जयपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक यह वीडियो 2 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। श्रीनगर में अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में कल रात निधन हो गया। रात 10:30 बजे के आसपास गिलानी ने श्रीनगर में अपने घर पर आखिरी सांस ली। गिलानी को सीने में जकड़न थी और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। गिलानी की मौत के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके लिखा, गिलानी साहब के निधन की खबर से दुखी हूं। हम ज्यादातर बातों पर सहमत नहीं रह सके, लेकिन मैं दृढ़ता और विश्वासों के साथ खड़े होने के लिए उनका सम्मान करती हूं।
इसी तरह से उमर अब्दुल्ला ने भी शोक जताया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी गिलानी की मौत को लेकर दुख जताया है। दूसरी तरफ गिलानी के मौत के बाद कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कश्मीर पुलिस की ओर से बताया गया है कि फिलहाल कश्मीर में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। साथ ही श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसी तरह से श्रीनगर में कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। शहर में आने जाने वालों पर पूरी नजर रखी जा रही है। अपने अजीबोगरीब फैसले के लिए चर्चित उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने फोटोशूट करवाया है। किम जोंग ने जब से फोटोशूट करवाई है, सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। किम जोंग की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें किम जोंग के साथ कुछ युवक भी दिख रहे हैं। वीडियो में सबसे पहले किम जोंग एक गाड़ी से निकलकर कतार में खड़े युवक युवतियों की तरफ बढ़ते हैं। इसी दौरान तालियों से किम जोंग का स्वागत किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के बाहरी इलाके का है, जहां एक बड़ी बिल्डिंग के बाहर एक आयोजन के दौरान फोटोशूट किया गया। इस दौरान किम जोंग खुद भी हाथ दिखाकर युवाओं का अभिवादन करते हैं। ये तस्वीर कब की है, इसे लेकर उत्तर कोरिया ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को जब उत्तर कोरिया में वार्षिक युवा दिवस मनाया जा रहा था, ये उस दौरान की ही तस्वीर है। इस तस्वीर को लेकर उत्तर कोरिया में भी काफी चर्चा की जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। इंडियन नेवी में जॉब करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची ब्लेयर ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए 230 पदों पर आवेदन मंगाए हैं, जिसके लिए नौसेना ने 21 से 27 अगस्त के रोजगार समाचार में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके लिए 230 पदों पर भारतीय नौसेना में भर्ती निकाली गई है। 1 अक्टूबर तक आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल नेवल बेस कोची को भेजना होगा। भर्ती के लिए किसी तरह की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर सिलेक्शन किए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना जरूरी है। 60% अंकों के साथ ITI का डिप्लोमा भी आवश्यक है। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे में अगर आप अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो 1 अक्टूबर से पहले फॉर्म भरें और जरूरी तैयारियों में जुट जाएं। यूपीएससी की ओर से निकाली गई 155 पदों पर भर्तियों के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख है। संघ लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट कीपर, प्राचार्य, उप निदेशक और मत्स्य अनुसंधान जांच अधिकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने की लास्ट डेट 2 सितंबर यानी कि आज है। यूपीएससी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम और रोजगार मंत्रालय में 151 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, संस्कृति मंत्रालय में भी 2 पदों पर भर्तियां हैं। मत्स्य पालन विभाग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में 1 पद खाली है। शिपिंग महानिदेशालय, मुंबई बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय में भी 1 पद पर भर्ती होने वाली है। यानी कि कुल 155 पदों पर भर्तियां निकाली गई है। जिसके लिए भी आप योग्य हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी कि गेट 2022 के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले 30 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले थे, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। अब आवेदन आज से शुरू होंगे। इसको लेकर अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि गेट 2022 रजिस्ट्रेशन के लिए कोई और बदलाव नहीं किया गया है। आज से गेट के लिए आवेदन शुरू होंगे और इसकी आखिरी तारीख 24 सितंबर 2021 ही है।
एग्जाम्स भी पहले से घोषित 5 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक ही होनी है। परीक्षा पहली शिफ्ट में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होगी। हालांकि एग्जाम शेड्यूल में बदलाव हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग और साइंस कोर्सेज में दाखिले के लिए जो उम्मीदवार एक से ज्यादा पेपर देना चाहते हैं उन्हें अलग से फीस चुकानी होगी। गेट का रिजल्ट 17 मार्च 2022 तक आने की उम्मीद है। ऐसे में कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा अपडेट ले सकते हैं। अगर आपने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो चिंता मत कीजिए। मोदी सरकार ने अब आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन हाल ही में इस तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। दरअसल आयकर विभाग के नए पोर्टल में शुरुआत से ही कई तकनीकी खामियां हैं, जिसकी वजह से लोगों को आईटीआर फाइल करने के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी को पोर्टल से जुड़े कई इश्यूज को जल्द खत्म करने के लिए कहा है। हालांकि आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर से भी आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि सरकार पिछले साल भी ऐसा कर चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने वाले किसानों को हर महीने पेंशन भी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए किसानों को बस एक छोटा सा काम करना होता है, जिसके बाद 60 साल की उम्र पार होने पर पीएम किसान मानधन स्कीम के तहत हर महीने उन्हें 3,000 रुपए की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए पीएम किसान योजना का लाभार्थी होना जरूरी है, यानी कि जिन किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं वही किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य जमीन हो। पेंशन के लिए किसान का रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाएगा। 18 साल से 40 साल की उम्र के बीच के सीमांत किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से पेंशन स्कीम की जो प्रीमियम है वो तय होती है। हर महीने का अंशदान भी पीएम किसान योजना की किस्त में से ही कट जाएगा। बस इसके लिए किसान को आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा, जिसके बाद एक नॉर्मल प्रोसेस होगी और आप हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन पाने के लिए पात्र हो जाएंगे। और तमाम अहम खबरों के बाद रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में एक बार फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई है और बारिश के चलते तमाम इलाकों में जल जमाव हो गया है, ट्रैफिक जाम हो रहा है। राजीव, वही हो रहा है जो कल पूरे दिन हालात थे। बिल्कुल, एक बार फिर से वही स्थिति और तस्वीरें आपके जहन में अभी भी ताजा होंगी। और तस्वीरें फ्लाईओवर से ऐसा लगा कि झरना फूट गया हो। जगह जगह घुटनों से ज्यादा पानी, स्विमिंग पूल, तालाब, सब दिल्ली की सड़कें नजर आई और सुबह से ही मूसलाधार बारिश। और ऐसी बारिश हुई है, मौसम विभाग का ये कहना है कि पूरे के पूरे महीने भर की बारिश 2 दिनों में हो चुकी है और आज के दिन भी राहत की उम्मीद कम नजर आ रही है। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये कल की तस्वीर है, एक तस्वीर आज की है। कमोवेश वही हालत आज भी होती दिख रही है, क्योंकि कल घुटनों तक, जैसा राजीव बता रहे हैं, कमर तक पानी लगा हुआ था, गाड़ियां बह रही थी, घरों में पानी घुसा हुआ था। तमाम एहतियात बरतने के बावजूद भी घंटे भर की बारिश होती नहीं है कि दिल्ली पानी पानी हो जाती है। जैसा राजीव कह रहे थे, तालाब, झरना, नहर पूरी दिल्ली में दिखाई दे रही तस्वीरें। और आज देखिए, एक बार फिर से सुबह ठीक 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने ये एहतियातन ये चेतावनी जारी की है कि आने वाले कई हफ्ते दिल्ली के लिए मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि बारिश की रफ्तार यही रहेगी। राजीव, वीकडे है, लोगों को दफ्तर जाना है और ऐसे में अब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ेगा लोगों को दफ्तर के लिए घरों से निकलना होगा, तो लोग पहले से ही ज्यादा समय लेकर चलें, क्योंकि वक्त लग सकता है, जाम एक बार फिर से लग सकता है। तो दिल्ली एक बार फिर से पानी पानी हो गई है और मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। और इस बीच में एक और बड़ी खबर आपको दे दें, नागपुर में आज आरएसएस का 6 दिवसीय सम्मेलन है, जिसमें मोदी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। जी, और बीजेपी की ओर से संगठन महामंत्री बीएल संतोष शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। बेहद अहम हो जाता है राजीव, कुछ ही महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव है और तमाम राज्यों में भी हैं। ऐसे में आरएसएस लगातार मंथन करेगा, रणनीति बनाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरह से काम किया जाए, किस तरह से वोटर्स से मुलाकात की जाए, कैसे उनसे कनेक्ट किया जाए। और इन सब के सूत्रधार होंगे बीएल संतोष, जो बीजेपी की ओर से आरएसएस के इस बैठक में शामिल होंगे और विचार विमर्श करेंगे। बिल्कुल, आरएसएस की बैठक में मोदी सरकार के कामकाज की होगी समीक्षा। इस बीच में अनिल देशमुख से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अनिल देशमुख के दामाद से पूछताछ हुई है। अनिल देशमुख के दामाद से पूछताछ हुई है। सीबीआई ने गौरव चतुर्वेदी से पूछताछ की है।
और लगातार अनिल देशमुख और उनके परिवार के लोगों पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले 100 करोड़ की वसूली के आरोप लगे, इसके बाद साइंस शिक्षण संस्थान के मसले को लेकर अनिल देशमुख के दामाद गौरव चतुर्वेदी से लगातार पूछताछ हो रही है। वकीलों को भी हिरासत में लिया गया है। वकील आनंद डागा से भी अपना बयान दर्ज कराने के सीबीआई ने कहा। और इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के रुख करते हमारे संवाददाता राकेश का। राकेश, क्या अपडेट है? अनिल देशमुख की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सिलेक्टिवली लीक की गई थी, इस मामले में खुद सीबीआई ने अपने ही महकमे के एक सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को जो है गिरफ्तार किया हुआ है। और उनकी जो प्राथमिक जांच है उसमें ये बात सामने आई है कि अनिल देशमुख ने कथित तौर पर आरोप के मुताबिक अभिषेक तिवारी को जो है घूस देने की कोशिश की और ब्राइब करने के बाद उनसे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो लीक करवा करके अपने फायदे के लिए उसका गैर इस्तेमाल किया गया। इस आरोप के तहत जो है कल उनके दामाद और उनके एक वकील दोनों से पूछताछ जो है रात भर चलती रही। इसके बाद में दामाद को वापस जाने दिया गया, जबकि जो वकील हैं उन्हें भी देर रात गिरफ्तारी दिखा दी गई है। अब आज जो है इन दोनों को ही अदालत में पेश किया जाएगा और इन दोनों की रिमांड ली जाएगी और अदालत को बताया जाएगा कि आखिर इन दोनों की जो भूमिका है इस पूरे मामले में वो क्या थी। क्या आज के दिन भी पूछताछ हो सकती है? आज के दिन आप बता रहे हैं कि पेशी होगी, वो कितने बजे होगी और जो रात भर पूछताछ हुई है उसमें क्या बताया गया है दामाद की तरफ से? देखिए जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक स्पेशल यूनिट ने जो कंडक्ट की थी सीबीआई की, उसमें ये बात साफ समझ में आई है। ऐसा सूत्रों का दावा है कि जो अभिषेक तिवारी सब इंस्पेक्टर हैं वो लगातार अनिल देशमुख के वकीलों के साथ टच में थे। और जैसे ही ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट 65 पन्नों की जब बाहर आई थी तब कई सारे सवाल जो है खड़े होने लगे थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या इसके आगे भी कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां मुमकिन है? तो सूत्रों का कहना है कि निश्चित तौर पर इस मामले में सीबीआई जो आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है, लेकिन फिलहाल इन दोनों की जो है कस्टडी ली जाएगी और उसके बाद में जो है पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे थे उसके बाद परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है और अब दामाद भी सीबीआई के घेरे में। रुक करते एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार ने, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और कहा गया है कि निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं। कोर्ट ने चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया, एसआईटी गठन करने का आदेश दिया। एसआईटी को ऐसे आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में काम करने नहीं दिया जा रहा है और सीबीआई मामले में लगातार जो है अपना शिकंजा कसती जा रही है। तो इस बीच में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बेहद सख्त लहजे में राजीव कहा था कि जब वहां पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई थी उसके सबूत मिले। ह्यूमन राइट कमीशन के अधिकारी वहां गए थे, उन्होंने देखा था कि किस तरह से बीजेपी के लोगों को मारा पीटा गया, हिंसा हुई और अब इसके खिलाफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। वक्त छोड़े के ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। हम खबरों के बाद रुक करते हैं कुछ और बड़ी खबरों का। देश में गायों को लेकर फिर से राजनीति शुरू हो गई है और वजह है इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक टिप्पणी। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय काटने के आरोपी जावेद नाम के शख्स की जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार को सुझाव दिया जाता है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे जिससे देश का कल्याण हो सके। बिल्कुल, तो कोर्ट ने कहा कि गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए, अधिकार हो और गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए और हर देशवासी का यह फर्ज है कि वो गाय का सम्मान करे, उनकी सुरक्षा भी करे। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं ने गायों के महत्व को समझा है, मुसलमानों ने भी अपने शासनकाल के दौरान गाय को भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा माना है। गायों के वध पर 5 मुस्लिम शासकों की ओर से प्रतिबंध लगाया गया था और अब सवाल यह है कि क्या केंद्र हाईकोर्ट के सुझाव पर गंभीरता से विचार करता है? अगर ऐसा हो गया तो मुद्दा राजनीतिक रंग लेगा, जिसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं और इस बात का विरोध शुरू हो गया है। हम लोग शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु नहीं राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। यह मांग शुरू से ही हम लोग की रही है, लेकिन साधुवाद है उच्च न्यायालय का जिसने यह आदेश दिया, स्वागत योग्य है, धन्यवाद है। और मैं आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आई है, गाय माताओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। बेचारी रोड पे रहती हैं। इन्होंने नाम के गौशाला बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे खाने तक का खाना प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेचारी भूख से उनकी मौतें होती हैं और कई बार तो गाय माता रोड पे ट्रक से टकरा के उनकी मौत हो जाती है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। इससे ज्यादा शर्म की बात तो किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। और अब बात उस महंगाई की जो देश के सामने है, आम लोगों के सामने है, मुंबई खड़ी है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। ना ही विपक्ष को, राजनीतिक दलों को, और अगर कुछ पड़ी है तो वो राजनीति की, कि आखिर कैसे करें। बिल्कुल, आज आपको एक बार फिर से देखना और समझना चाहिए कि स्थितियां क्या है। एक रसोई गैस की कीमत 885 रुपए, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपए से ज्यादा, 1 लीटर डीजल की कीमत करीब 89 रुपए। ये दिल्ली का महंगाई रेट कार्ड है। कमोबेश देश के हर हिस्से में महंगाई आम आदमी की जेब काट रही है। रसोई गैस तो पिछले 15 दिनों में 50 रुपए महंगी हो गई है। जो एलपीजी जनवरी 2021 में 694 रुपए की मिलती थी, सितंबर 2021 में वो 190 रुपए महंगी मिल रही है, मतलब 884 रुपए में। एक तरफ लोगों को रसोई गैस रुला रही है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगी आग लोगों को लगातार बेहाल कर रही है। जो 1 लीटर पेट्रोल जनवरी 2021 में 84 रुपए में मिल जाता था, अब उसी के लिए 101 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसी तरह 7 महीने पहले 1 लीटर डीजल 73 रुपए में मिलता था, लेकिन अब 89 रुपए देने पड़ रहे हैं। महंगाई को लेकर जनता त्राहिमाम कर रही है और विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया है। जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। एक तरफ डिमोनेटाइजेशन, दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन। जनता ये पूछ रही है कि मोनेटाइजेशन किसका, डिमोनेटाइजेशन किसका? डिमोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? किसानों का हो रहा है, मजदूरों का हो रहा है, जो छोटे दुकानदार हैं, मिडिल साइज बिजनेस वाले हैं, स्मॉल बिजनेस वाले हैं, उनका हो रहा है, एमएसएमईज का हो रहा है, सैलरीड क्लास सरकार के जो एम्प्लॉइज हैं उनका हो रहा है, और जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका हो रहा है। अब मोनेटाइजेशन किसका हो रहा है? 4-5 नरेंद्र मोदी जी के जो मित्र हैं, उनको आप 4-5 कह दीजिए, उनको आप हम दो हमारे दो कह दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं कह दीजिए। राहुल गांधी ने जीडीपी की नई परिभाषा गढ़ी, तो सत्ताधारियों ने कांग्रेस के इतिहास का पूरा चैप्टर खोल दिया। जीडीपी के परिभाषा को अपभ्रंशित करके देश के सामने भ्रम फैलाने के लिए प्रस्तुत किया था। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सीएनपी वाले, अर्थात करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिसी पैरालिसिस वाले जीडीपी के सही अर्थ को कभी समझ नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और पॉलिसी पैरालिसिस के कारण किस प्रकार से कांग्रेस के समय ग्रोथ नहीं हो पाया था, ये हम सबने देखा था। उन्होंने 7 सालों में 700 इशू उठाए होंगे, 700। उन्हें कोई इशू याद नहीं होगा खुद को। वो एक इशू उठाते हैं, उसके बाद खुद भूल जाते हैं, और उनकी जो भूलने की बीमारी है, उसने कांग्रेस पार्टी को भूल भुलैया बना दिया है। अब जो है वो आज मुद्दा उठाएंगे, कल भूल जाएंगे। तो पहले तो कांग्रेस के लोगों को उनके भूलने के इलाज करना चाहिए। वो क्या उठाते हैं, क्या कहते हैं, उसका खुद उनको पता नहीं। पक्ष और विपक्ष में तेरी महंगाई मेरी महंगाई, बस अब इसी पर लड़ाई हो रही है। लेकिन उसके लिए जंग नहीं हो रही जिससे महंगाई कम हो। ऐसी कोशिशें नजर नहीं आ रही जो पब्लिक को महंगाई की मार से बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और राजनीति इसलिए नहीं होती कि महंगाई कम नहीं हो रही है, क्योंकि इसी पे वो अपनी रोटियां सेक सकते हैं। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक बार फिर से विवादों में है। और अब की बार गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के स्कूलों की मरम्मत के लिए मिली धनराशि से अपने लिए वोट खरीदे। दरअसल राजस्थान के 52 स्कूलों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री कोष से 2.5 करोड़ रुपए शिक्षा मंत्रालय को दिए गए थे।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के 52 स्कूलों में 48 स्कूल अपने चुनाव क्षेत्र लक्ष्मणपुर से चुने। लेकिन इस बीच में बारिश की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आ रही हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं दिल्ली की तस्वीरें हैं और दिल्ली में कैसे मौसम बदला। बीते 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद से मानो जिंदगी बदल गई है। और आज सुबह से राजीव लगातार बारिश हो रही है और यही सवाल हम करते हैं स्टूडियो में बैठ के, आखिर दिल्ली सरकार क्या कुछ इंतजाम कर रही होती, क्योंकि हर बार ये दावे किए जाते हैं कि लंदन जैसी दिल्ली हो जाएगी, विदेशों जैसा यहाँ का जो स्टाइल है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हो जाएगा। लेकिन 2 घंटे की बारिश होती है, दिल्ली की पोल खुल जाती है। जरा सी बारिश के बाद देखिए एम्स के बाहर की तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घुटने तक पानी लग गया है, गाड़ियां डूबकर सड़कों पर चल रही हैं, नहर और झील जैसे हालात हो गए। राजीव, अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली में कोई बहुत बड़ी बैठक हो रही होती, मसलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हुए होते और एक बार ऐसी बारिश हो जाती और ऐसी बारिश में कहीं जाना उनको होता, तो फिर क्या छवि हमारे देश की बनती। ये देश की राजधानी की स्थिति है। ड्रेनेज सिस्टम इतना पुराना है जिसकी सफाई तक नहीं हो पाती और उसके बाद एक बार बारिश हो जाए और वो पानी जस का तस वहीं पर जमा होता है और इंतजार होता है कि पानी कब सूखेगा खुद से। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए 5 एंकर्स के साथ फाइट चल रहा है।